Okay, so the healthy skin possesses bactericidal activity due to the presence of high concentrations of salt in drying sweat. Sebaceous secretions and long chain of fatty acids have bactericidal and fungicidal properties. अब जो हमारी हेल्दी स्किन है, मतलब हमारी नॉर्मल स्किन है, उसमें प्रॉपर्टीज़ होती है कौन सी? बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन ड्राइंग स्वेट. बैक्टीरिसाइडल मतलब, अभी देखो, साइडल का मतलब होता है किलिंग, बैक्टीरिया को मारने की एक्टिविटी. बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट. हमारे जो स्वेट है उसमें सबको पता है कि उसमें नमक होता है. अब कंटिन्यूसली आपका स्वेट आ रहा है आपकी बॉडी में, फिर वो स्वेट जब सूख रहा है तो उसमें जो सॉल्ट है आपका, वो सॉल्ट इंक्रीज हो जाता है. जाहिर सी बात है, जब पानी सूखता है तो नीचे सॉल्ट रह जाता है, तो उस सॉल्ट की वजह से हमारी स्किन को प्रॉपर्टी मिलती है, दैट इज़ बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी. उसके बाद सेबेशियस सिक्रीशन. अब सेबेशियस सिक्रीशन मतलब क्या? सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो सिक्रीट करते हैं फैटी एसिड, ऑयल, वैक्स. अभी जैसे ईयर वैक्स हो गया, आपके जितने भी ऑयल्स हो गए, आपके जितने भी फैटी एसिड्स हो गए, वो सेबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. तो इसमें क्या लिखा है? सेबेशियस सिक्रीशन एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, उनमें होती है बैक्टीरिसाइडल और फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज़. अब द म्यूकोजा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ सेवरल इनेट मैकेनिज्म्स ऑफ डिफेंस. देखो, इनेट मैकेनिज्म जिसमें हमारा अभी टॉपिक चल रहा है इनेट इम्यूनिटी, उसका हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब हमारे नोज से जो शुरू हो रहा है, फिर ये हमारा ट्रेकिया, फिर हमारे लंग्स, पूरा जहाँ एंड पॉइंट रेस्पिरेशन का कहाँ होता है? हमारा लंग्स में. तो ये पूरा हमारा हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है, यहाँ पे लाइनिंग होती है एपिथेलियम की, उसको हम कहते हैं म्यूकोसा. अब जो म्यूकोसा है, अब वो स्टार्ट कहाँ से होता है? हमारे नोज़ से, हमारे नोज नॉस्ट्रल्स, वहीं से हमारा म्यूकोसा, यहाँ पे लाइनिंग होती है, वहीं से हमारा शुरू हो जाता है एपिथेलियम. ओके, सो ये चीज़ हो गई. द म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज़ सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस. अब उस म्यूकोसा में ही इनेट मैकेनिज्म है डिफेंस के. क्यों होता है? सी, अभी कोई भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी पैथोजन को आपकी बॉडी के अंदर आना होगा एयर के थ्रू, वो आएंगे आपकी नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ठीक है, या तो आपके माउथ के थ्रू आएंगे. मतलब बेसिकली अंदर जाने के जो भी रास्ते हैं, हमारी बॉडी ने इतने सावधानी से हमें ऑलरेडी इतने डिजीज़ से बचा कर रखा है. जो भी एंट्री पॉइंट्स है पैथोजेंस के लिए घुसने के, वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने, बोलते हैं ना, बॉडी गार्ड्स लगा कर रखे हैं. ऑलरेडी उन्होंने इतने बैरियर्स बना के रखे ताकि वो घुस ही ना पाए पैथोजेंस. अभी कैसे? यहाँ पे म्यूकोजा जो है, इसीलिए उसके पास इनेट मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं. सी, the nose prevents entry of microorganisms to a large extent. The inhaled particles being arrested through hair at or near the nasal orifice. Nasal orifice मतलब ये हमारा nasal orifice. अब जो पार्टिकल्स हम इनहेल करते हैं वो यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं. यहाँ पे हमारे नोज़ के हेयर होते हैं, तुम्हें पता होगा ऑब्वियसली. यहाँ पे जो हेयर होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स और जो चीज़ें अनवांटेड हैं उन्हें यहीं पे इन पे रोक देते हैं. यहीं पे वो स्टिक हो जाती है और अंदर जाती है हमारी सिर्फ और सिर्फ फ्रेश एयर. ठीक है. Those that pass beyond are held by mucus lining the epithelium and are swept back to pharynx, where they tend to be swallowed or coughed out. अभी ये क्या चीज़ है? सी, अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? Those that pass beyond are held by mucus lining the epithelium and are swept back to pharynx, where then they tend to be coughed or swallowed out. अभी देखो, ये हमारी नेज़ल कैविटी है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे हेयर. ठीक है. अब यहाँ से जो एयर आ रही है उसको सबसे पहले पार्टिकल्स को यहाँ पे हेयर ने ट्रैप कर लिया. अब जो पार्टिकल्स हेयर ने ट्रैप करके, वो मतलब हेयर ट्रैप नहीं कर पाए, तो कुछ कुछ बोलते हैं ना, चले जाते हैं नीचे, कि यहाँ से कुछ कुछ यहाँ पे चले गए. अब ये जो हमारी एपिथेलियम है, यहाँ पे होते हैं सीलिया. ठीक है. क्या होते हैं? सीलिया. ऐसे छोटे छोटे दोनों साइड से ऐसे होते हैं सीलिया. अब वो क्या करते हैं, यहाँ से जो भी पार्टिकल्स आते हैं उनको इस तरीके से वो पीछे भेजते हैं. अभी क्या हो जाता है कि कुछ पार्टिकल्स जो नीचे आ गए हैं, अब वो पता है कि हमारी बॉडी को हर जगह पता चल जाता है कि ये वांटेड नहीं है, तो यहाँ से ही वो सीला क्या करते हैं, उसको यहाँ पे दोबारा, ये हमारा फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के तरफ भेज देते हैं. कैसे भेजते हैं? ये सीलिया की मदद से. ऐसे ये स्वे करते करते, मतलब वो पार्टिकल्स को सीलिया स्विम करा देता है, ऊपर तैरा देता है. अभी देखो, ये कोई पार्टिकल है, उसको इस तरीके से ये सीलिया ऐसे मूव करते 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 वो पार्टिकल्स पहुंच जाएंगे फिर से फेरिंग्स पे. अब फेरिंग्स पे
इसके अभी फेरिंग्स के ऊपर है हमारे वो, जैसे हमारे माउथ में आ गया फेरिंग्स, मतलब ये हमारे नेजल कैविटी, उसके बाद यहाँ पे फेरिंग्स और यहाँ पर लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे फेरिंग्स के पास आने के बाद अब वो हमारे ऊपर है, या तो हम उसको कॉफ कर देते हैं या तो हम उसको स्वॉलो कर देते हैं। कभी तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारे मुँह में से अचानक से सिक्रेशंस आ जाते हैं, कभी देखा है, नोटिस करना, कभी हमारे मुँह में से सिक्रेशंस आ जाते हैं। तो वो क्या होता है कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो नीचे पास आउट हो गए थे उसको दोबारा से यहाँ पे ऊपर भेजा गया है कि भाई यहाँ से नीचे लंग्स की तरफ नहीं जानी चाहिए। सी दिस इज़ आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा, नेज़ल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, ये इतना हो जाता है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ तक। फिर जो नीचे चलता है ट्रेकिया डिवाइड होता है, फिर उसके बाद ये आता है हमारा प्राइमरी ब्रोंकाई, ये ब्रोंकियोल्स, ये लंग्स आ गए हमारे। तो दिस इज़ आर होल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जहाँ पे ऑलरेडी इनेट मैकेनिज्म्स हैं डिफेंस करने के लिए, ठीक है। सो द कफ रिफ्लेक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक कफ रिफ्लेक्स क्यों बोला गया है, यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स आपके बैठे हैं जो कि अनवांटेड हैं फेरिंग्स की तरफ, मतलब बेसिकली आपका माउथ की तरफ, ये आपका माउथ है, ये यहाँ से देखो ये ट्यूब कनेक्ट हो रही है। तो अभी यहाँ पे इतने सारे अनवांटेड पार्टिकल्स पड़े हुए हैं जो आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स आएगा कि भाई इनको हमें या तो कफ आउट करना है या तो फिर स्वॉलो करना है। तो मोस्टली इट इज़ अ कफ आउट रिफ्लेक्स, हम कफ कर देते हैं और उन्हें बाहर फेंक देते हैं। इसीलिए कफ रिफ्लेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। माउथ इज कॉन्स्टेंटली बेस्ड इन सलाइवा विच हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी ये क्या चीज़ है, हमारा माउथ में कंटिन्यूसली सलाइवा से नहाया जाता है, ऐसे उसको वर्ड यूज़ किया क्योंकि कंटिन्यूस सलाइवा सीक्रेट हो ही रहा है, ठीक है। उस सलाइवा में क्या होता है, एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज इनहिबिटरी? किसी भी चीज़ को माइनस कर देना, उसका काम नेगेटिव में कर देना, उसको एक्ट नहीं करने देना। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे भी माउथ के, अभी ये तो हमने देखा कि यहाँ से अगर कोई आ रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, जो नोज़ की तरफ से आ रहा है, ठीक है, ये हमने एक मैकेनिज्म देख लिया। अब कोई अगर ऑर्गेनिज्म या पैथोजन माउथ से आ रहा है तो क्या होगा, तो हमारा जो मेजरली जो है हमारा सलाइवा उसे इनहिबिटरी इफेक्ट से उसे मेजरली वहाँ पे ख़त्म कर देता है, ठीक है। अभी कोई समझ लो नीचे पहुँच गया पेट की तरफ, यहाँ पे हमारा आ जाता है स्टमक। द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन स्टमक डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो सी हर एक लेवल पे हमारी बॉडी हमें बचाती है। समझ लो पैथोजन यहाँ पे आया, उसको यहाँ पे मारने का ट्राई करेगी, अगर नीचे घुस गया उसको फिर से ऊपर भेज देगी। माउथ से आया उसको सलाइवा मार देगा, पेट में घुस गया तो हमारे पेट में एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड, वो उन पैथोजेंस को मार देता है। See, the acidity of gastric secretions in stomach destroys microorganisms. The flushing action of urine eliminates bacteria from the urethra. हम जो यूरिन फ्लश कर देते हैं, हमारा जो यूरिन, मतलब फ्लश इन द सेंस नॉट द टॉयलेट फ्लश, जो हमारा यूरिन हमारी बॉडी से पास आउट होता है वो कहाँ से आता है, ये 11th में तुमने पढ़ा होगा, यूरेथ्रा से हमारा आता है, बाद में यूरिन पास आउट होता है, ठीक है, हमारे एनस के थ्रू। तो द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम यूरेथ्रा। अभी मेजरली यूरिन कहाँ स्टोर था, पूरा यूरेथ्रा में, ठीक है। तो उसमें जितने भी, ऑब्वियसली यूरिन हमारा इतना अच्छा तो होता नहीं, उसमें भी सारे जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वही उसमें है, अनवांटेड मटेरियल है, उससे हमारा फ्लश आउट करना है, वो यूरिन की तरफ बाहर निकालना है, तो उसमें भी पैथोजेंस होते हैं। तो जो यूरिन हम निकालते हैं हमारी बॉडी से, दैट इज़ ऑल्सो आर प्रोसेस टू एलिमिनेट बैक्टीरिया। स्पर्मीन एंड जिंक प्रेजेंट इन सीमेन आर एंटी बैक्टीरिया। व्हाट इज़ दिस? हमारा जो सीमेन होता है, मतलब जो मेन में जो स्पर्म्स होते हैं, जो स्पर्म्स को कैरी करने के लिए एक फ्लूइड होता है जिसे हम सेमाइनल फ्लूइड भी बोलते हैं, सेमाइनल फ्लूइड, जो सेमाइनल वेसिकल्स के थ्रू सीक्रेट होता है। सो सी स्पर्म्स हमारे जो हैं वो मोटाइल होते हैं, बट उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पहुंचने के लिए वो सिर्फ स्पर्म्स बाहर जैसे ही निकलेंगे दे विल डाई। तो एक सीमेन नाम का एक फ्लूइड होता है जिसमें वाटर होता है, प्लाज्मा होता है, म्यूकस होता है और फ्रुक्टोज होता है। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें, कैल्शियम भी होता है, ठीक है। तो इसका मिला के एक वाटरी लिक्विड जैसा होता है जिसमें हमारे स्पर्म्स फ्लो करते हैं और जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, ठीक है। तो उसमें भी स्पर्मीन और जिंक है। इन केस अगर सीमेन में कोई बैक्टीरिया है तो वो उनमें ये स्पर्मीन और जिंक हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल हैं, तो वो वहीं पे उसको ख़त्म कर देंगे। ओके। सो अभी हमारा जो इनेट इम्यूनिटी के जो बैरियर्स थे उसमें से हमारा फर्स्ट वाला कवर हो चुका है, दैट इज़ आर एपिथेलियल सरफेस। सेकेंड अभी हम जाएंगे
antimicrobial substance in blood and tissues. See, the complement system contains more than 30 serum proteins circulating in the blood in an inactive state. एक हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसमें 30 सीरम प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन वो कैसे स्टेट में होते हैं? इनएक्टिव स्टेट में। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी ये क्या है, मतलब दीज आर सीरम, मतलब हमारी ब्लड में ही प्लाज्मा, आरबीसीज ऐसे करके सीरम होता है, तो उस सीरम में हमारे 30 प्रोटीन्स। नाउ सी, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हमारा प्लाज्मा और हमारा ब्लड, ठीक है। ये समझ लो एक टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब लिए हमने और उसमें सिर्फ डाला हमने ब्लड, ठीक है। तो ब्लड को हमने सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग मतलब एकदम तेज़ी से एक मशीनों से हमने ज़ोर ज़ोर से उसको घुमाया, ठीक है। ये घूमता गया, लेकिन इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन डन विद एंटीकोगुलेंट्स। हमने इसमें एंटीकोगुलेंट्स ऐड कर दिए। एंटीकोगुलेंट्स मतलब क्या, कि जो ब्लड को कोगुलेट होने नहीं देंगे। व्हाट इज़ कोगुलेशन? जब भी तुम्हें चोट लगती है, ठीक है, तुम्हें समझ लो यहाँ पे हाथ पे तुम्हें चोट लगी, तो तुम्हारा खून वहाँ पे थोड़ी देर बाद तुमने देखा होगा वहाँ पे जम जाता है तुम्हारा खून, वहाँ से कंटिन्यू बहता नहीं रहता है। तो ये क्यों? क्योंकि ब्लड में कोगुलेशन प्रॉपर्टी होती है। कोगुलेशन मतलब इकट्ठा आना। ये ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा है, पहले ऐसे दूर दूर हो रहा है और उसके बाद में वो पूरा इकट्ठा हो जाएगा। दिस इज़ आर कोगुलेशन प्रॉपर्टी जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो क्या हम इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि ये कोगुलेशन ना हो, कि ब्लड जो है ऐसे पतला ही रहे, वो गाढ़ा इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए उसमें डाल देते हैं एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन किया हमने एंटीकोगुलेंट्स के साथ, तो उसके बाद ये सेपरेट हो जाता है। जो WBC और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, RBCs हैं, वो ऐसे नीचे आ जाते हैं और ऊपर जो रह जाता है वो होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कौन से? हमने इसमें एंटीकोगुलेंट्स डाले हैं, लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑलरेडी जो मतलब नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं वो इसमें अभी भी होते हैं। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन। अब ये किसे दिया जाता है? गिवन टू पेशेंट्स जिनमें ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, ठीक है। सो दिस इज़ आर प्लाज्मा, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद जो ऊपर पोर्शन बच जाता है। अभी सीरम क्या है? सी, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है आफ्टर कोगुलेशन विदाउट एंटीकोगुलेंट्स। यहाँ पे ये सीरम, ये हमने ब्लड लिया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें हमने एंटीकोगुलेंट्स नहीं डाले, कोगुलेशन होने दिया। यहाँ पे पूरा ब्लड एक साथ गाढ़ा हो गया, एक साथ कोगुलेशन हो गया, उसके बाद हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो उसके बाद जो यहाँ पे मटेरियल बच जाता है दैट इज़ आर सीरम। तो सीरम मतलब क्या? इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज़ हो चुके हैं नीचे क्लॉट होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे यूज़ हुए थे क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंटीकोगुलेंट्स डाल दिए गए थे। तो यहाँ पे अभी भी क्लॉटिंग फैक्टर्स बचे हुए हैं, दैट इज़ आर फाइब्रिनोजेन, ठीक है। इसमें एब्सेंट है, इसलिए ये क्या होता है? सीरम इज इक्वल टू हमारा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोगुलेशन होने दिया था और क्लॉटिंग फैक्टर्स में माइनस हो गए। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? सीरम यूज फॉर डायग्नोसिस। तो ये हो जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। सो इसमें क्या बोला हुआ है कि जो ये हमारा जो सीरम था, इसमें 30 सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सर्कुलेट करते हैं ब्लड में, लेकिन कौन सी स्टेट में? इनएक्टिव स्टेट में। अब ये एक्टिव कब हो जाता है? द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। कभी भी कैस्केड का वर्ड आया, इट मीन्स अ प्रोसेस, ठीक है, टू एलिमिनेट पैथोजेंस। सी, क्या चीज़ है ये? आर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। क्या है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? उसमें 30 सीरम प्रोटीन्स प्रेजेंट है। कौन से स्टेट में प्रेजेंट है? इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है। अब उसको एक्टिव कैसे बनाना है? मतलब अभी वो काम नहीं करते, ठीक है। अब ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अभी काम नहीं करते, उनको काम के लायक बनाना है। तो कब होते हैं वो काम के लायक? जब भी कोई तुम्हारा माइक्रोब आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है, वो आया तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी बॉडी में आया, बॉडी ने डिटेक्ट किया कि बाहर से कोई आया है, वो एक्टिवेट कर देगा दीज इनएक्टिव सीरम प्रोटीन्स, ठीक है। अभी एक्टिव हो गए सीरम प्रोटीन्स। यहाँ पे ये इन्होंने सीरम प्रोटीन्स ने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट कैस्केड शुरू कर दिया, एक बड़ी प्रोसेस शुरू कर दी ताकि वो इन पैथोजेंस को बाहर निकाल सके। कैसे? The interferons are a class of cytokines, soluble proteins released by virally cells infected with viruses and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves for viral infection. क्या है interferons? See, interferons होते हैं a natural substance that helps the body's immune system fight infection and other diseases such as cancer. Interferons are made in the body by white blood cells and other cells, but they can also be made in laboratory to use a treatment for disease. क्या होता है? ये वायरस है, ठीक है, ये हमारी हेल्दी बॉडी सेल्स है, इनको कुछ नहीं हुआ है।
वायरस आया हमारी बॉडी में, बॉडी सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया। अभी इन्फेक्ट हो गए, ये कौन सी सेल्स हो गए, अभी ये पहले हेल्दी सेल्स थे लेकिन अभी ये इन्फेक्टेड हो गए, ठीक है, ये वायरस ने इसको इन्फेक्ट कर लिया। अब दीज वायरली इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट दिस नेचुरल सब्सटेंस, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियली कहीं हम बाहर से डालते नहीं है बॉडी में, ये हमारी बॉडी नेचुरली रिलीज करती है, इन सेल्स को बनाती है। क्या है ये? इंटरफेरॉन्स, अ क्लास ऑफ साइटोकाइंस, मतलब ये प्रोटीन्स ही होते हैं जनरली, ये रिलीज़ होते हैं वायरली इन्फेक्टेड सेल से। क्यों रिलीज़ होते हैं? अभी देखो यहाँ पे इतने सारे सेल्स हैं, ऐसा इमेजिन करो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, ये वायरस ने सबसे पहले इन सेल्स को इन्फेक्ट किया। अभी बॉडी में यहाँ पर इतने सारे सेल्स बचे हुए हैं, ठीक है, और पूरी बॉडी के सेल्स बचे हुए हैं। अब वायरस धीरे धीरे जाके उनको इन्फेक्ट करना चालू करेगा, लेकिन जिन सेल्स को सबसे पहले इन्फेक्ट किया है, हमारी बॉडी देखो कितनी शातिर है, ये जो सेल्स हैं उनमें उनको ये काम दे दिया है कि जो भी सेल पहले इन्फेक्ट हो जाता है वो फटाफट से इंटरफेरॉन्स रिलीज़ कर दो। अब वो इंटरफेरॉन्स जाएंगे दूसरे सेल्स को, गो टू अदर हेल्दी बॉडी सेल्स, कि उनको बोलेंगे तुम भी इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करो, वायरस आ चुका है, वायरस अंदर बॉडी में घुस चुका है, हमें बचाना है खुद को, ठीक है, सो दैट सेल्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अभी देखो मतलब इतने बॉन्डिंग है इनमें, इतने अच्छे दोस्त ने, देखो एक पार्ट अफेक्ट हुआ हमारी बॉडी का, उसने जाके सबको सिग्नल दे दिया कि भाई तुम भी इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करो, क्योंकि क्या होता है ना, ये इंटरफेरॉन्स वायरस को फाइट कर सकते हैं। उनको पहले तो सिग्नल भी देंगे कि भाई दूसरे सेल्स को भी बोलेंगे कि आप इंटरफेरॉन्स रिलीज़ करो, वायरस आ गया है, ठीक है। सी रिलीज बाय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स, इट शुड बी वायरली इन्फेक्टेड सेल्स विद वायरसेस, और कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी इसे सीक्रेट करती है टू स्टिमुलेट अदर सेल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। अभी हमारे 2 बैरियर्स कवर हो गए, कौन से? फर्स्ट वॉज एपिथेलियल सर्फेस, सेकेंड वॉज एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू, इनकी वजह से भी हमें इनेट इम्यूनिटी मिलती है। अब क्या है तीसरा फैक्टर इनेट इम्यूनिटी का? सेल्यूलर फैक्टर्स इन इनेट इम्यूनिटी। सी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ ब्लड and tissues by microorganisms and other foreign particles is mediated to a large extent by phagocytic cells which ingest and destroy them. अभी ये क्या है? Now see, ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट है, एक पूरा फैगोसाइटिक सेल्स का अलग ही कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें बोला क्या गया है कि ये नेचुरल डिफेंस जो है अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड में पैथोजेंस आ रहे हैं उसके अगेंस्ट नेचुरल डिफेंस क्या है, वो मीडिएट होता है हमारे फैगोसाइटिक सेल्स से, जो उनको इंजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। सी फैगोसाइटिक सेल्स मतलब उसके 2 ग्रुप होते हैं, एक माइक्रोफेज और एक मैक्रोफेज। फेज देखो एंड में फेजेस है क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये क्या करते हैं? दे रिमूव फॉरेन पार्टिकल्स दैट एंटर द बॉडी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उनको वो रिमूव कर देंगे। अ लिम्फोसाइट्स कॉल्ड नेचुरल किलर सेल्स इज इंपॉर्टेंट नॉन स्पेसिफिक डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पहले तुमको समझना होगा कि वाइट ब्लड सेल का एक्चुअली क्लासिफिकेशन क्या होता है। सी हम एक होती है हमारे बॉडी में आरबीसीज, ठीक है, एक होती है रेड ब्लड सेल, होती है वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का क्लासिफिकेशन हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे वाइट ब्लड सेल का क्लासिफिकेशन। वाइट ब्लड सेल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलर, जिसमें देखो ये ऐसे ऐसे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं तुमको। सी दिस एक टाइप होता है ग्रैन्युलर, एक होता है नॉन ग्रैन्युलर। सी इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है, ये 2 टाइप्स आ गए। अभी ये है ग्रैन्युलर का क्लासिफिकेशन और ये है नॉन ग्रैन्युलर क्लासिफिकेशन। ग्रैन्युलर में 3 टाइप्स होती हैं, मतलब ये सेल्स हैं, ये सारे हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं, इन सभी सेल्स को मिला के हम एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये बॉडी में हमारे कुछ ऐसे अलग अलग नहीं रखे होते हैं, सारे ब्लड में एक साथ ही फ्लो होते हैं, बट जिसे बोलते हैं ना कि हमने उनको सेपरेट कैटेगराइज कर रखा है कि ये कौन सी सेल्स हैं। तो ये होती है हमारी एक इओसिनोफिल, जिसमें ये देखो हम इनको कैसे पहचानते हैं, जिसमें ये 2 जैसे न्यूक्लियस आएंगे वो हो जाएगी हमारी इओसिनोफिल, और इसमें से ग्रैन्यूल्स रहेंगे क्योंकि ये ग्रैन्युलर के अंदर आ रहा है। ये न्यूट्रोफिल जिसमें 3 न्यूक्लियस आएंगे वो हमारी होती है न्यूट्रोफिल, इसमें भी देखो ग्रैन्यूल्स आ गए। और ये बेसोफिल जो कि एकदम पर्पलिश पूरा डार्क होता है, एकदम डेंस, जिसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3 सेल्स आ गई, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ये हम आगे पढ़ेंगे क्या है। इओसिनोफिल मतलब एसिड वाला, न्यूट्रोफिल मतलब न्यूट्रल, बेसोफिल मतलब बेसिक वाला। ये आगे हम और क्लासिफिकेशन में देखेंगे, फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू ले लो। और नॉन ग्रैन्युलर क्लासिफिकेशन क्या होता है? नॉन ग्रैन्युलर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट।
ओके। सो लिम्फोसाइट में भी दो टाइप आते हैं, एक होता है बी टाइप, एक होता है टी टाइप। सी नॉन ग्रैन्युलर है, इसमें कहीं पे भी इनमें तुमको ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो लिम्फोसाइट के भी दो टाइप आ गए, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के दो टाइप आ गए, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइटिक। अभी देखो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है ना, ये मेजरली हमारे मोनोसाइट्स होते हैं। मेजरली जब भी हम फैगोसाइटिक सेल्स का नाम लेते हैं तो मेजरली हम मोनोसाइट्स का नाम लेते हैं। और एक माइक्रोफेजेस भी होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स में, जो फैगोसाइटिक सेल्स आर ग्रुप्ड एज माइक्रो एंड मैक्रोफेजेस। माइक्रो मतलब छोटे माइक्रोफेजेस, मैक्रो मतलब बड़े वाले, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो ये कौन सी क्लास के अंदर आता है, नॉन ग्रैनुलर टाइप ऑफ WBC। अब मुझे तुमको ये क्लासिफिकेशन बताना था। अब एग्जैक्टली ये फैगोसाइटिक सेल्स करते क्या हैं, ठीक है। सी ये एक प्रोसेस होती है, इसका नाम होता है फैगोसाइटोसिस। तुमने अमीबा तो देखा ही होगा, ये अमीबा ऐसे होता है, यहाँ पे फूड पार्टिकल प्रेजेंट होता है। तो अभी इसको समझो, ये अमीबा का ये ऐसा सरफेस है, ठीक है। अब इसको ये फूड पार्टिकल को खाना है, तो अमीबा क्या करता है, ऐसे सूडोपोडिया निकालता है, फॉल्स लेग्स। पहले वो ऐसा था, सूडोपोडिया मतलब सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स। ये फूड पार्टिकल ऐसा है, और जाएगा और उसको अपने पास लेगा और उसके पास आएगा, सूडोपोडिया बढ़ाते जाएगा, ठीक है। और फिर एक टाइम आएगा उसको सीधा वो अंदर यहाँ से ब्रेक करके ये फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। ये होती है हमारी सूडोपोडिया। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये तो अमीबा खाना खाने के लिए करता है। हमारी बॉडी क्या करती है, इसी मैकेनिज्म को यूज़ करती है बैक्टीरियाज को मारने के लिए। समझो ये हमारी नॉर्मल सेल है, ये हमारा आ गया यहाँ पे बैक्टीरिया, यहाँ से कोई फॉरेन बैक्टीरिया आ गया है, हमारी सेल ने डिटेक्ट कर लिया कि फॉरेन बैक्टीरिया आ गया, हमारी सेल फिर से क्या करेगी, उसके तरफ सूडोपोडिया निकालेगी, यहाँ पे ये सेल है, और उसी तरीके से उसको अंदर खा लेगी। अब उसको खाने के बाद अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होती हैं, केमिकल्स होते हैं जो उसको सीक्रेट किए जाते हैं ताकि वो मर जाए पूरा बैक्टीरिया। उसको मार के जो बचा हुआ डिग्रेडेड मटेरियल होगा उसको बाहर फेंक देती है। इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, ठीक है। साइट मतलब सेल, सिस मतलब हो जाता है हमारा एक पूरा प्रोसेस। सो फैगो मतलब ईटिंग, साइटो मतलब सेल, सिस मतलब प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब उसका सेल, और सिस मतलब उसका पूरा प्रोसेस आ गया, ठीक है। अभी देखो ये प्रोसीजर क्या है। सी सपोज ये हमारी बॉडी का एक ये हेल्दी सेल है, इसके अंदर ये हमारी आ गया बॉडी का न्यूक्लियस, और ये दो आ गए लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम क्या होते हैं, इनको हम सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, हमारी बॉडी में हमारी सेल के अंदर जो भी अननेसेसरी चीज़ होगी ना, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो उसको खा लेते हैं, ठीक है। खा लेते हैं मतलब सेल के अंदर की ही चीज़ हो, जैसे कि बोलते हैं ना कि सेल की कोई मशीनरी ख़राब हो गई, समझो माइटोकॉन्ड्रिया ख़राब हो गया सेल का कोई कुछ भी चीज़ ख़राब हो गई, गोल्जी बॉडीज़ ख़राब हो गई, तो उसको क्या करते हैं ये रिपेयर करने के लिए, भाई सेल दूसरी चीज़ें ना ख़राब हो, ये खुद की ही सेल का माइटोकॉन्ड्रिया खा लेते हैं, इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, क्योंकि खुद की चीज़ का ही खाते हैं। हमने 11th में पढ़ा था ऐसे। तो अब क्या हो गया, सी ये बैक्टीरियाज बाहर आए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, देखो ये निकाला इन्होंने सूडोपोडिया इस बैक्टीरिया को अंदर लेने के लिए, ये ऐसे ले लिया अंदर, अब इस बैक्टीरिया को ले लिया। अब ये लाइजोसोम्स क्या करेंगे, अभी पता है कि ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरतमंद नहीं है, उल्टा ये हानिकारक है। सो सी ये लाइजोसोम्स क्या कर रहे हैं, दिख रहे हैं तुमको, येलो येलो उस पर केमिकल्स रिलीज़ कर रहे हैं। ये केमिकल्स रिलीज़ करके सी अभी ये जो अंदर ऐसा रेड रेड था वो पूरा डिग्रेड, उसको पूरा चूरा बना दिया है, देखो पूरा उसको डिग्रेड कर दिया। अब ये ऐसा है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बॉडी को, इसको बॉडी के फिर से सूडोपोडिया बना के बाहर फेंक दिया। इस पूरी प्रोसीजर को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सी एक और पिक्चर देख लो, सी ये बैक्टीरिया है, ये हमारी नॉर्मल सेल को ऐसे बाइंड हो रहा है, ये रिसेप्टर्स हैं, इसको पहले एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इसको अंदर फैगोजोम बना देगा। व्हाट इज़ फैगोजोम, सी यहाँ पे देखो ये जो था उसको अंदर लाके उसका पूरा फैगोजोम बन गया। ये पहले जस्ट ऐसे बैक्टीरियाज थे, उसको पूरा सराउंड कर दिया, देखो तो ये उसका फैगोजोम बना दिया। सी फॉरेन माइक्रोब उसके एंटीजन के साथ, मैक्रोफेज ने वो, ये हमारा मैक्रोफेज है मतलब फैगोसाइटिक सेल है, उसने वो एंटीजन को ले लिया, ये हमारा एंटीजन है, ये तो जस्ट न्यूक्लियस है हमारी बॉडी का, उसने वो पैथोजन को अंदर ले लिया है। उसके बाद में ये जो है सी उसको प्रोसेस किया है, उसके बाद एंड प्रेजेंस देन टू टी सेल। ये प्रोसेस अभी तुमको नहीं समझेगी, ये बाद में समझेगी, इस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है। तो अभी फोर्थ हमारा बैक्टीरिया है फीवर।
ठीक है। अभी जैसे मैंने तुमको पहले बताया था कि बैक्टीरिया जो है ठंडे इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, हिल स्टेशन पसंद है उनको। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। जैसे ही बैक्टीरिया आए, टेम्परेचर बढ़ गया, बैक्टीरिया अपने आप मर जाएंगे। इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग द इन्फेक्शन इज अ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग पैथोजेंस। अब ये क्या है, सी ऑलरेडी प्रोसीजर चल रहा है कि जो इन्वेडिंग पैथोजेंस है उनको मारना है। अब उसको ये एक्सेलरेट कर देगा, क्योंकि क्या होता है ना, कोई कोई हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस होती है जो कुछ कुछ ज़्यादा टेम्परेचर पर अच्छी चलती हैं, कुछ कुछ कम टेम्परेचर पर अच्छी चलती हैं। तो उनमें से जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही हैं, जो रिएक्शंस चल रही हैं कि वो पैथोजेंस को मार सके, वो टेम्परेचर बढ़ा देने से स्पीड अप हो जाती है, एक्सेलरेट हो जाती है। फीवर स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन एंड हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस। हमने पढ़ा था इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं। जो हेल्दी सेल्स हैं वो ऐसे नेचुरली प्रोटीन सीक्रेट करती हैं, सल्यूबल प्रोटीन्स, जो हेल्प करते हैं वायरस इन्फेक्शन से फाइट करने में। ठीक है, तो ये कब होते हैं, फीवर उनका स्टिमुलेट कर देता है प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा बढ़ने लगता है प्रोडक्शन की भाई, और इंटरफेरॉन्स बनाती है हमारी बॉडी और वायरल इन्फेक्शन से और खुद को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अभी फिफ्थ चीज़ है हमारी अक्यूट फेज प्रोटीन्स। क्या है अक्यूट फेज प्रोटीन्स, ये क्या होते हैं, इनको हम APPs भी बोलते हैं। सी इन्फेक्शन ऑन इंजुरी लीड्स टू अ सडन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन्स कलेक्टिवली कॉल्ड अक्यूट फेज प्रोटीन्स। सी कोई इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, समझो तुमको कोई चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई, वुंड ओपन है, कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी घुस सकता है, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद में हमारे जो प्लाज्मा मैंने तुमको बताया क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर के जो प्रोटीन्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, वो हो जाएंगे हमारे अक्यूट फेज प्रोटीन्स। उसमें से एक होता है CRP प्रोटीन, जो कि अभी कोविड की जो रिपोर्ट आती थी ना, उसमें CRP प्रोटीन होता था। वो देखते थे कि भाई ये बड़ा है क्या। क्यों देखते थे, क्योंकि देखो जब भी इन्फेक्शन हो जाता है ना तो इनका लेवल बढ़ जाता है। तो जो कोविड में जो मेजरली देख रहे थे कि भाई इंक्रीज इन CRP, तुमने कभी पढ़ा होगा, को किसी की रिपोर्ट देखी होगी तो अगर किसी का CRP बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो एक प्लाज्मा प्रोटीन है वो, और वो तभी बढ़ता है जब इन्फेक्शन होता है वायरस से या किसी से, तो समझ जाता है कि भाई इसको कोविड हुआ है, ही इज़ कोविड पॉजिटिव। तो ये एक होता है कि अक्यूट फेज प्रोटीन्स होते हैं। अभी दीज इंक्लूड C रिएक्टिव प्रोटीन मतलब CRP, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम। ये तुमको नाम बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये CRP भी इसलिए याद हो रहा होगा अभी क्योंकि कोविड का भी रिसेंट एग्जाम्पल है। बाकी ये नहीं भी याद रखे एग्जाम्पल्स, बस इतना याद रखो APPs क्या होते हैं। APPs are believed to enhance host resistance, prevent tissue injury, promote repair of inflammatory resistance। अब ये क्या है, इन्हांस करते हैं, बढ़ा देते हैं होस्ट रेजिस्टेंस। मतलब होस्ट मतलब कौन, हम, जो कि जिसकी बॉडी में पैथोजन रहने वाला है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, उसकी शक्ति बढ़ा देते हैं उस इन्फेक्शन को फाइट करने की। टिश्यू इंजरी को प्रिवेंट करते हैं होने से। और जो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स हैं, मतलब जो सूजन होने के कारण जो लीजन्स आ जाते हैं, मतलब इन्फ्लेमेटरी लीजन्स मतलब इन्फेक्शन के बाद किए गए, मतलब वहाँ पे कोई लीजन्स आ जाते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि किसी सरफेस में ऐसे चोट लग जाना अंदरूनी, तो उन लीजन्स को रोक देते हैं, उसका प्रमोट करते हैं रिपेयर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था अभी तक जो हमने पढ़ा, दिस वॉज इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, अभी हम जाएंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे।